नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्टैंडर्ड 9th के लिए ये सेकेंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपने इस चैनल पे स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक NCERT की हिस्ट्री की किताब को पढ़ा रहा हूँ और 6, 7 और 8 कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। 9th का सेकेंड चैप्टर है। इसी प्रकार से इस के फिनिश होने के बाद आपको 10th का और 11th का और 12th का यहाँ तक का मैं सबका हिस्ट्री का NCERT का पढ़ा दूंगा, सब कुछ सारा चैप्टर। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं छात्र, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा कि वो 6 से 12 तक का पूरा हिस्ट्री NCERT का आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। और अभी 6, 7, 8 और 9 ये चल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए, आपके हित को ध्यान में रखकर मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ा रहा हूँ। 9th का आज ये सेकेंड चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। सभी सूचनाएं आपको टाइम पे मिले, जो भी वीडियो बनेगा उस टाइम पर आपको मिल जाए। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें, इसको लाइक करें और कुछ कहना है तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट का स्वागत होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ कैसे जनता ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया और राजा को फांसी की सज़ा मिल गई। गुलेटिन पर लोगों ने चढ़ा दिया फ्रांस में, पेरिस में, और इस प्रकार से आपको वहाँ पर परिवर्तन आया कि राजतंत्र का खात्मा हुआ और स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के आधार पर नई सरकार का गठन हुआ। यह हम लोगों ने देखा। लेकिन रूस में ऐसी क्रांति हुई जिसमें ये अमीर तबके के खिलाफ, राजा नहीं, अमीर तबके के खिलाफ मजदूर वर्ग की सरकार का गठन हुआ। यह भी एक अद्भुत घटना थी। इसके पहले दुनिया में कहीं ये घटना नहीं हुई थी। जैसे फ्रांस की क्रांति, राजतंत्र के खिलाफ रिवोल्ट हुआ जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के आधार पर सरकार का गठन हुआ, उसी तरह से रूसी क्रांति के बाद मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग का वहाँ के अमीरों के ऊपर शासन स्थापित हो गया। इसलिए रूसी क्रांति का भी इतिहास में अपना एक अलग स्थान है। सो हम लोग इसको पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 स्टेट में बटा था। पहला और दूसरा स्टेट था बड़े लोगों का, पहला था पादरी का, दूसरा था कुलीन लोगों का, और तीसरे स्टेट में आम जनता के लोग वहाँ थे। तो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के
लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था, खेमा मतलब गुट, कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव लोग जो थे, कुछ उदारवादी लिबरल लोग या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल कहलाते थे, समाधानों के पक्ष में थे। मतलब उदारवादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, आमूल परिवर्तन चाहने वाले लोग थे। आमूल परिवर्तन चाहने वालों को बोलते हैं रेडिकल्स। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थीं, यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। ठीक है। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये विचारों के क्षेत्र में ऐसे लोग थे। कुछ विचारक थे, उनको हम लोग बोलेंगे उदारवादी, कुछ थे रेडिकल और कुछ थे रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवाद एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए।
19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। अर्थात प्रतिभा पर आधारित व्यवस्था की वकालत ये लोग कर रहे थे। जन्मजात पोस्ट नहीं होंगे, प्रतिभा पर आधारित अवसर, इसकी वकालत करने वाले लोग रेडिकल या उदारवादी कहलाए। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। मैजिनी की रचनाओं को। मैजिनी कहाँ का था? इटली का। वो क्या था? तो वो था राष्ट्रवादी, अपने राष्ट्र के विकास की बात करता था। यूरोप में समाजवाद का आना, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है,
जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में, जो अमेरिका में है, में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ठीक। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स या एंजिल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाजवाद पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। ये कार्ल मार्क्स के विचार थे। समाजवाद के लिए समर्थन 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से 1870 का दशक आते आते नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ SDP के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए।
संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें। रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था, इसकी बात करेंगे। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। फ्रांस में कौन था? लुई 16वां। तो यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले वो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। अनाज का उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रियल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। डॉर्मिटरी भी मजदूरों के लिए ही बने थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था,
धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गईं। देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी, जार मतलब वहाँ का राजा, के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ीं। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटीं। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगीं। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज के से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही उनके प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। इसी से पार्टी का नाम पड़ा कम्युनिस्ट। वो कम्यून पर आधारित थी। कम्यून मतलब समाज, जहाँ ज़मीन दीजिए, अपना सब कुछ उसको दे दीजिए, उसका मेंबर बन जाइए, आपका परिवार उसका मेंबर हो गया, आपके परिवार की देखभाल वहीं से होगी। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स जो खेमा था, समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था,
लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक खेमे के मुखिया, सोचते थे कि जार राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो ये बोल्शेविक और मेंशेविक। तो मेंशेविक जो थे वो उदार थे, वो पार्टी में सभी को मेंबर बनाना चाहते थे, सभी लोगों को। लेकिन बोल्शेविक खेमे के लोग चाहते थे कि पार्टी में सिर्फ उच्च स्तर के डिसिप्लिन्ड लोग, अर्थात किसानों को छांट कर, जो किसान बहुत अमीर थे उनको छांट के मेंबरशिप देने का विचार था उनका। तो बोल्शेविक केवल मजदूर आधारित बात करता था और मेंशेविक सबों को शामिल करना चाहता था कम्युनिस्ट पार्टी में। उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। मतलब जार वहाँ का राजा संसद के अधीन नहीं था, संसद से बाहर था। तो मतलब संसद सब कुछ करता था लेकिन संसद के ऊपर था, वो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, मतलब वह निरंकुश था। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों, मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ीं कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जार के महल को बोलते थे विंटर पैलेस, तो नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। पुलिस और राजा के लोग कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगे। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें
अनधिकृत रूप से काम करने लगीं क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। जार ने ड्यूमा को मान्यता नहीं दी। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। मतलब रूढ़िवादी राजनेता जो थे वो जारशाही के समर्थक थे। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये केंद्रीय शक्तियां थीं, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगीं। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना, जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल होने का कारण और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रास्पुटिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। रास्पुटिन क्या था? वह एक सन्यासी था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात में रूस और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी।
मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, ताला लगा दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट देखिए, यहाँ इसको देखना चाहिए सोवियत का मीनिंग क्या होता है। सोवियत का मीनिंग होता है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन। स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत बोलता है। सोवियत संघ क्या है? तो वही रूस के स्थानीय स्वशासी संगठनों का संगठन, सोवियत संघ वही बना। रूस में सोवियत थे बहुत, इसलिए सोवियतों का वो संघ था। ठीक है, सोवियत का मतलब ये। ठीक है, रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी क्रांति में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो ये महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थीं। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया
और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार ज़मीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जन सभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिए कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। रेडिकल उद्देश्यों को बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी।
सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शिविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शिविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगीं। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और ख़ास तौर से मास्को में। लेकिन दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शिविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरवाड़ या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनों का चुनाव किया गया। सोवियत टोपी उसी परिधान प्रतियोगिता में चुनी गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत संघ सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और
बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की जमीनें लूट ली गईं, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गईं और उसकी ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गईं जो एक नए सोवियत संघ जीने को तैयार था। ये सब हुआ तमाशा। उस समय ज़मीन वालों की ज़मीनें छीन ली गईं। मजदूरों ने कहा कि मैं इसका मालिक हूँ। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं। चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र ना करो, उन्हें जीने दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइल मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उसके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों, व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। वहाँ जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर
1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की नीति की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थीं, इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। समाजवादी निर्माण का समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं में 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगीं। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के लिए भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गईं। बच्चों के रहने के लिए बालवाड़ियां। सस्ती स्वास्थ्य क्रैश, इसको क्रैश कीजिए, क्रैश। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। इससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस से संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था रूस में। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था।
आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। सामूहिक खेतों को बोला जाता था कोल खोज। यह 1929 में ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतियों में स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे जिनकी हत्या स्टालिन की सरकार ने की। सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण, ये लेख लिखा है। इसमें आप सामूहिकीकरण का विरोध कैसे हुआ, सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, इसके विषय में टिप्पणी है। सरकार ने सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले लोगों को बुरी तरह अमानवीय तरीके से दबाया और शायद इसीलिए कम्युनिस्टों को लोग अमानवीय भी कहते हैं, क्योंकि वे ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन छीन कर और उसके साथ जोर जुल्म करते हैं। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेश की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक के
के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले में बहुत सारे भारतीय भी थे। इनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वहाँ में प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ दिखाई देती थीं। हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवॉल्यूशन नामक किताबें लिखीं। उनके अलावा एस.डी. विद्यालंकार ने दी रीबर्थ ऑफ रशिया तथा सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखीं। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920। अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियनों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने घुलने से रोक नहीं सकती रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। ये उस समय के विषय में टिप्पणी है, अर्थात कैसे इस क्रांति का प्रभाव हुआ, रूसी क्रांति का असर आम आदमी पर कैसे हुआ। जाहिर है जो जारशाही के समर्थक थे वे दब गए, मारे गए या भाग गए, और जो बच गए वो कम्युनिस्ट थे। तो उन लोगों में एकता थी और वो सबके साथ समानता का बर्ताव करने का दावा करते थे। यही इसमें लिखा हुआ है। रूस में रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में गए। तो मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है, यहाँ आम जनता रईसों के साये में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। महज एक दशक पहले से ये भी हमारे लोगों के जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा। इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है।
मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर या ऊपर का जो लेख है इसके आधार पर लगता है कि आज़ादी की लड़ाई भारत में भी लड़ी जा रही थी, तो ये लोग भी प्रेरित हुए कि अगर रूस में सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। यही था इन लोगों के कहने का आशय। तो आप ये देखिए, क्रांतिकारी वो होते हैं जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और प्रतिक्रांतिवादी वो होते हैं जो क्रांति का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से रूसी क्रांति में हम लोगों ने देखा कैसे मजदूर वर्ग का कब्जा हो गया ज़मीनों पर, फैक्ट्रियों पर और पूरी शासन व्यवस्था पर, और जारशाही के समर्थक कैसे पुरानी सत्ता के लोग सत्ता से बाहर हो गए। ये बाहर ही नहीं हुए बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया। ये कम्युनिस्ट सरकार थी जो पावर में आई थी 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद। ये है रूसी क्रांति। ठीक है, तो ये फिनिश हुआ चैप्टर स्टैंडर्ड 9 का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, इसके बाद वाले फिर चैप्टर से हम आएंगे। 6 से 12 तक पढ़ाना है मुझे। 6, 7 और 8 हो चुका है। 9th का सेकेंड चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 9th फिनिश होने के बाद 10th, 11th और 12th में पढ़ाऊँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए। NCERT का 6 से लेकर के 12 तक मेरे चैनल पर अवेलेबल होने वाला है। अभी 6, 7, 8 हो चुका है और 9th ये हो रहा है, जिसका सेकंड चैप्टर आज फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।